हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका थर्ड चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को डिटेल में पढ़ते हैं इंक्लूडिंग मटेरियल परचेज एंड इशू प्राइजेस। ठीक है कि किस तरह से मटेरियल परचेज किया जाएगा और उनके प्राइस को इशू करते टाइम ध्यान रखना है और मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ओके तो यहाँ पे हम बात करें मटेरियल, दैट मीन्स कि वो किसी भी टाइप का मटेरियल हो सकता है। वो मटेरियल टाइप सप्लाई हो, वर्क इन प्रोसेस में वो मटेरियल हो, या फिर फिनिश्ड गुड्स बनकर रेडी हो गया हो, तब भी उस पर कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम इन सभी को डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल और परचेज कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक सेंट्रलाइज परचेज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज परचेज क्या होता है, एंड उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो साथ इन तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, सो एडवोकेट एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री फ्रॉम द प्रोडक्शन इज प्लान्ड अंटिल गुड्स आर सोल्ड एंड shipped is an important feature of a cost accounting system। सो आपने देख लिया यहाँ पे किस किस टाइप के मटेरियल को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो कोई भी टाइप का मटेरियल हो, सप्लाईज के लिए रखा गया हो, वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल यूज़ हो रहा हो, फिनिश गुड्स बनकर रेडी हो गया हो। ठीक है, प्रोडक्शन में जो भी आपकी इन्वेंट्रीज़ है वहाँ पे प्रोडक्ट या जो मटेरियल है यूज़ हो रहे हैं या शिपमेंट में हैं, तो उन सभी का यहाँ पर कंट्रोल करना कब से कब तक, मीन्स एक प्रोडक्शन टाइम से लेकर के, मीन्स जब आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसी टाइम पे मटेरियल को परचेज़ कर लाते हैं ताकि आप उससे क्या कर सकें, एक फिनिश गुड्स बना सकें और अपने जो भी आपके होते नहीं जो इंड प्रोडक्ट है होता है उसको रेडी कर पाएँ, फिनिश गुड्स को रेडी कर पाएँ और फिर आप अपने कंज्यूमर्स तक पहुँचा सकें। तो जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बन जाता तब तक उस मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मीन जब तक वो कहाँ ना पहुँच जाए, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, तो उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसको बनाने में, उस प्रोडक्ट को, उसकी कॉस्ट को यहाँ पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ठीक है बच्चा, और आप सभी को पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रही होती हैं, वो मटेरियल जो भी यूज़ करती हैं उसमें जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल कॉस्ट आती है ना, उस टोटल कॉस्ट में ज़्यादातर जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल्स की कॉस्ट ही होती है और उसी मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल बन जाता है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स उस इंडस्ट्रीज़ के या फिर जो प्रोडक्शन हाउस हैं उनके जो भी चीज़ें हैं उसको आसानी से अचीव किया जा सके, जो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। More than 50% of the total cost of the product और द जॉब इज़ जनरली द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स अलोन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं आप तो ज़्यादातर जो उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है उस टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो जनरली कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही इन्वॉल्व होती है और उसी कॉस्ट ऑफ मटेरियल को यहाँ पे कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ठीक है, इन सेवरल इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट जो जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं इन सभी की बात हो रही है। देयरफॉर अ कंट्रोल ऑफ द cost of the material is quite essential to meet the objective of cost control। यहाँ पे ऑफ द रिपीट हो गया है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है वो आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, इसलिए कॉस्ट जो होती है मटेरियल्स की उनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी क्या मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एंड द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग हेड्स। देखिए, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट की या इस सब्जेक्ट की मीन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉलोइंग हेड्स में इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को। तो कैसे होगा, देखिए जब भी आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन का काम करते हैं तो आप मटेरियल को परचेज़ करते हैं, है ना, और उसको स्टोर करके रखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया परचेज ऑफ मटेरियल एंड स्टोरिंग। सेकेंड हो गया मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल। मटेरियल इन्वेंट्री का यहाँ पर मतलब है कि जो भी मटेरियल से जो स्टॉक है मटेरियल का उसको कंट्रोल करना, है ना, कितनी ज़रूरत है कितनी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखना। सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ मटेरियल। अब जब आपको मटेरियल जो आपने यूज़ किया है प्रोडक्ट
को बनाने के लिए, तो जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है तो अब आप क्या डिसाइड करते हैं कि उस मटेरियल का क्या प्राइस होना चाहिए, मीन्स प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, ये सारी चीज़। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हम इस हेड के थ्रू पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है परचेज ऑफ मटेरियल, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर हम परचेज ऑफ मटेरियल को देखेंगे, जो कि हमेशा जो परचेज ऑफ मटेरियल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, सेकेंड है आपका डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। बच्चा, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कोई भी एक है ना बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब सबको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत होती है चीज़ों की, है ना। किसी को स्टेशनरी की चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, फैक्ट्री है तो उसको वहाँ पर जब भी वो प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए उनको मशीनरी चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर या प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, आपके ये कंप्यूटर्स हो गए, स्टेशनरी का सामान हो गया, तो हर डिपार्टमेंट को हर तरह के सामान की ज़रूरत होती है। तो अब उन सामानों को परचेज़ करने के लिए, उन मटेरियल्स को परचेज़ करने के लिए परचेज़ डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रलाइज परचेजिंग की बात करें तो सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए परचेज़ मीन्स उन सामानों को परचेज़ करने का काम कौन करता है? कोई एक डिपार्टमेंट करता है, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए परचेज़ करेगा, उनके नीड के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग, और फिर उनको सप्लाई कर देगा उन प्रोडक्ट्स को, उन मटेरियल्स को, ठीक है। जैसे स्टेशनरी का सामान है तो जो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे ज़्यादा नीड होगी, उनको सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपकी मान लीजिए जो फैक्ट्री, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मशीनरी प्लांट्स की ज़रूरत होती है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसकी ज़रूरत होती है, कोल फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें, वो मटेरियल्स किसको वो सेंड कर देगा? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वो सामान को खरीदेगा और फिर उनके अकॉर्डिंग उनको भेज देगा, ठीक है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज परचेजिंग की बच्चे, तो डिसेंट्रलाइज परचेजिंग में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने लिए खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान को लोकली परचेज कर लेता है, ठीक है। जिसको जैसी नीड होती है वो वैसे वो क्या कर लेते हैं, अपने लिए अपना सामान खरीद लेते हैं। समझ गए आप इतना? इसको डिटेल में देख लीजिए। सेंट्रलाइज परचेजिंग, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स दूर दूर होते हैं, है ना। एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो, उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहीं और है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहीं और हो रहा है ना। उसके जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो अलग कहीं है, तो इस तरह से वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी होंगे उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान को जो सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो भेज देगा मटेरियल्स को परचेज करके, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि वो डिपार्टमेंट्स खुद ही अपने अकॉर्डिंग अपने लिए सामान को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज परचेजिंग है, दिख रही है आपको, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। सेंट्रलाइज परचेजिंग मीन्स दैट ऑल द परचेज फंक्शंस आर सॉर्टेड थ्रू वन सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी परचेज करने का काम होता है, जो भी मटेरियल परचेज किया जाएगा वो एक ही डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाएगा और सारे ही डिपार्टमेंट्स को उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चा। अब बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग को डिटेल में उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो हम बात करते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमी ऑफ बल्क परचेज। देखिए, जब वो सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए अकेला एक डिपार्टमेंट परचेज करने का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो बल्क में सामान को खरीदेंगे। मान लीजिए स्टेशनरी का सामान एक अकाउंट डिपार्टमेंट को भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी है, जो आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसको भी है, सेलिंग डिपार्टमेंट को भी है ना। तो वो क्या करेंगे, बल्क में उन सभी के लिए एक साथ चीज़ें सामान मंगा लेंगे। तो जब आप ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को खरीदते हैं ना, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको सस्ती मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाएंगी जब आप एक साथ परचेज कर लेंगे। तो ये हो गया पहला बेनिफिट। सेकेंड, एक्सपर्ट्स एंड टैलेंटेड परचेजिंग स्टाफ। अब एक सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है तो जाहिर सी बात है आपने उसके लिए एक्सपर्ट्स और कुछ टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को भी हायर किया होगा ताकि आसानी से वो अच्छी चीज़ों को जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए परचेज कर सके, है ना। तो यहाँ पे अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो स्टाफ होता है परचेजिंग स्टाफ वो काफ़ी टैलेंटेड होता है, ठीक है। क्योंकि वो इसी पर्पज़ से वो हायरिंग होती है उन स्टाफ्स की। क्या मतलब होता है उनका कि उनको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या करना है, वो है परचेज़ करने का काम करना। तो उन चीज़ों को वो डिसाइड करे, क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो भी वो परचेज़ करेंगे मटेरियल वो सही होना चाहिए, साथ ही साथ कम प्राइस में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम होता है उनका। फिर है बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल दैट मीन्स कि
सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो परचेस करने का काम है एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो आसानी से उस डिपार्टमेंट में कंट्रोल किया जा सकता है ना। कहाँ पे कितनी चीज़ें ज़्यादा या कम हो रही हैं, क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है, उनको देखा जा सकता है। फिर इकोनॉमी एंड कंपिलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे परचेज से रिलेटेड वो आसानी से एक जगह पे किए जाएंगे, तो ताकि उसके लिए जो आपका टाइम और आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ें में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फिर एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसीज़, परचेजिंग के टाइम भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो अगर परचेज़ करने का काम एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट कर रहा होता है तो यहाँ पर जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है, मीन्स एक समान जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं परचेज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट तो परचेज करने का काम कर रहा है, उसी को सब कुछ फॉलो करना है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है बच्चा। फिर है प्रॉपर लाइसेंस विथ वेरियस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होता है उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है हर एक डिपार्टमेंट का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चे, तो उनमें क्या होता है कि वो ना एक दूसरे से क्या होता है, मीन जो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है उनको कनेक्शन तो बनाना ही होगा ना, अपनी चीज़ें मंगवानी है ज़रूरत की तो कनेक्शन तो बनाना ही होगा। तो इस तरीके से उनका जो रिलेशन होता है वो भी अच्छे से मेंटेन रहता है और कनेक्शन भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। 7th पॉइंट की बात करें तो वो है ईजी एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग। एक ही जगह परचेजिंग का काम हो रहा है तो आसानी से चीज़ों को डिसाइड किया जा सकता है, तो डिसीजन मेकिंग में इस तरह से हेल्प हो जाती है। फिर है आइडियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट का काम होता है बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। फिर है ईजी प्रोसीजर। आसानी से एक ही डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट के लिए परचेस करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी एंड फास्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने एक होता है परचेस रिक्विजिशंस, तो वो मंगवा लेते हैं, ठीक है, कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से उन सारी चीज़ों को आसानी से मंगवाते हैं। तो एक ही डिपार्टमेंट सारा काम कर रहा होता है तो वो क्या करते हैं एक साथ सारी लिस्ट सामानों की भेज देते हैं ताकि सामान आसानी से पहुंच सके। 10 पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क एफिशिएंसी। अब जो भी स्टाफ परचेजिंग डिपार्टमेंट में है उनकी वर्क एफिशिएंसी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में वो जो परचेज से रिलेटेड जो स्टाफ आपने रखे हुए हैं उनको आसानी से सारे काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो काम को बहुत ही यूटिलाइजेशन के साथ करते हैं, बहुत ही वर्क इफ़िशिएंसी के साथ करते हैं। तो वहाँ से भी आप उनकी वर्क इफ़िशिएंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी हो जाती है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग जो डिसएडवांटेज वो है डिले इन परचेजिंग। अब मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को जल्दी उनका सामान चाहिए हो उन्हें, तो यहाँ पर देर हो सकती है। हो सकता है कि सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को मंगाने में लेट हो जाए क्योंकि वो सामान ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगाते हैं, तो हो सकता है मार्केट में उतना सामान अवेलेबल ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो डिले हो जाता है परचेजिंग में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी दिखाया ये भी इसका क्या है डिसएडवांटेज है। फिर है हाई इनिशियल कॉस्ट। यहाँ पे हाई इनिशियल कॉस्ट आ जाते हैं क्योंकि एक ही परचेस डिपार्टमेंट पे सारे बर्डन आ जाते हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है। फिर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते हैं क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक परचेस डिपार्टमेंट है तो वो हर एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और करता भी है तो हो सकता है मिस्टेक हो सकता है कि किसी का सामान किसी और डिपार्टमेंट का, किसी का सामान किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए, ऐसा होता ही है ज़्यादातर, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फिर नो लोकलाइज्ड परचेजिंग। यहाँ पे लोकलाइज्ड परचेजिंग नहीं होती। मान लीजिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके डिपार्टमेंट्स है वो डिफरेंट जगह पर है, तो हो सकता है लोकल अपने आसपास की जगह से चीज़ें ना खरीद पाएँ। क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट परचेजिंग का काम कर पा रहा है, तो वो कहाँ से खरीद लेंगे अपने बगल से, है ना, वो सारी चीज़ें। फिर है ओवरबर्डन तो होता है क्योंकि सभी के लिए खरीदने का काम कौन कर रहा है, एक डिपार्टमेंट कर रहा है। फिर स्लो ऑपरेशन। यहाँ पे स्लो ऑपरेशन होता है, मीन्स काम धीमे गति से होने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है उस एक ही डिपार्टमेंट पे, परचेजिंग डिपार्टमेंट पे। रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। अब रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ये हो सकती है कि किस डिपार्टमेंट ने क्या सामान मंगाया था, किस क्वांटिटी में मंगवाया था, ये चीज़ें आ जाती हैं। रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पास बट बाई मिस्टेक ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर रॉन्ग डिसीजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन साइड से होता है, सामान को मंगाने के लिए ट्रांसपोर्ट को कुछ तो पे करना होगा आपको, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर हमारे नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।